गोलियों की आवाज हवेली में गूंजी और अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। कौन है वहां? उसने जोर से चिल्लाया। अचानक एक नकाबपोश शख्स अंदर घुसा। हाथ में पिस्तौल थी। डायरी मुझे दे दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। अनिका की सांसें तेज हो गईं। डायरी? कौन सी डायरी? नकाबपोश ने ठाका लगाया। मत बनो अनजान अनिका। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी यादों से मिटाई गई रात का सच सिर्फ उस डायरी में है। अनिका के दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या मतलब? मेरी यादों से मिटाई गई रात? विक्रांत ने उसकी ओर देखा। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं अनिका? ब्लू मून रिसोर्ट, कॉलेज ट्रिप की आखिरी रात। कैंप फायर जल रहा था। दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। अनिका को ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ था कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? विक्रांत ने गहरी सांस ली। उस रात अनिका, तुमने एक सच जाना था। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई थी। अनिका की आंखें फैल गईं। क्या? लेकिन वो सच क्या था? नकाबपोश ने ठंडी आवाज में कहा, वही जो उस डायरी में लिखा है। शिमला में करण और रोहन अभी भी सुराग ढूंढ रहे थे। उन्हें एक पुराना अखबार मिला जिसमें एक खबर थी, 6 साल पहले ब्लू मून रिसोर्ट में एक लड़की रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसे एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बयान कभी दर्ज नहीं किए गए। करण के हाथ कांप गए। ये तो अनिका की ही खबर है। रोहन ने अखबार को और ध्यान से देखा। यहां एक और नाम लिखा है, डॉ मेहरा। करण तुरंत राहुल को कॉल करता है। राहुल, हमें डॉ मेहरा से मिलना होगा, अभी के अभी। राहुल और करण डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर उन्हें देखकर परेशान हो गया। तुम लोग फिर से यहां क्यों आए हो? करण ने बिना वक्त गंवाए कहा। हम सच जानना चाहते हैं डॉक्टर। अनिका के साथ 6 साल पहले क्या हुआ था? डॉक्टर ने कुछ देर चुप्पी साधे रखी, फिर कहा, अगर मैंने कुछ बताया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। करण ने कड़क आवाज में कहा, अगर आपने सच नहीं बताया तो हम पुलिस को बता देंगे कि आपने मेडिकल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की है। डॉक्टर ने हार मान ली। ठीक है, मैं बताता हूं, डॉक्टर ने कांपते हुए कहा। 6 साल पहले की उस रात अनिका को बेहोशी की हालत में मेरे पास लाया गया था। किसी ने उसकी यादों से छेड़छाड़ की थी और उसे यकीन दिलाया गया कि कुछ भी नहीं हुआ था। राहुल और करण सन्न रह गए। यादें मिटाई गईं? हां, और सबूत भी गायब कर दिए गए, लेकिन एक चीज बच गई। क्या? करण ने उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर ने एक पुरानी फाइल निकाली। ये अनिका की रिपोर्ट है और यहां लिखा है कि उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। करण की आंखें फटी रह गईं। तो फिर दूसरा बच्चा कहां गया? डॉक्टर ने फाइल के आखिरी पन्ने को पलटा और कहा, वो बच्चा मनाली में है। हवेली में नकाबपोश अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। मुझे डायरी दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। अनिका ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे नहीं पता कि डायरी कहां है। विक्रांत ने नकाबपोश को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। नकाबपोश ने पिस्तौल अनिका की ओर तान दी। अगर तुमने डायरी नहीं दी तो तुम्हारा अंत यहीं होगा। तभी धड़ाम दरवाजा जोर से टूटा और करण, राहुल और पुलिस अंदर आ गए। हाथ ऊपर करो। नकाबपोश ने भागने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। राहुल ने नकाबपोश का नकाब खींचा और सबकी सांसें थम गईं। ये तो... अनिका की आंखें हैरान रह गईं। अंकित, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अनिका की आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। अंकित, ये तुम हो? करण, राहुल और विक्रांत भी चौंक गए। अंकित, अनिका का सबसे अच्छा दोस्त, जो हमेशा उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता था, आज उसी की जान लेने के लिए तैयार था। पुलिस ने उसे कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। तुमने ऐसा क्यों किया अंकित? अनिका ने भारी आवाज में पूछा। अंकित हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि यह सब सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की कहानी नहीं है अनिका, ये मेरे बदले की भी कहानी है। अनिका के चेहरे पर उलझन थी। बदला? मुझसे? अंकित ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, तुमसे नहीं,
उस इंसान से जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह की और मेरा सब कुछ छीन लिया। करण और राहुल ने पुलिस से अनुरोध किया कि अंकित को कुछ देर के लिए उनके सामने रखा जाए ताकि वे सच जान सकें। ला, अंकित ने ठंडी आवाज में कहा। 6 साल पहले की उस रात, अनिका, तुम्हें याद है कि कॉलेज ट्रिप पर ब्लू मून रिसॉर्ट में तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था? अनिका ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अंकित ने मुट्ठियां भींच लीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उस रात तुमने एक ऐसा राज जाना था जिसे जानकर तुम्हारी जान को खतरा था, और जब तुम बेहोश हुई तब किसी ने तुम्हारी यादों से छेड़छाड़ कर दी थी। राहुल ने तेजी से पूछा। किसने? अंकित की आंखों में आग जल उठी। वो इंसान जिसने अनिका की जिंदगी बर्बाद की, और जो असली गुनहगार है, विक्रांत। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें विक्रांत की ओर घूम गईं। विक्रांत की आंखों में हल्की सी झिझक दिखी, लेकिन वह संभलते हुए बोला, यह सरासर झूठ है। अंकित हंस पड़ा। झूठ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतने सालों तक इंतजार करके यहां सिर्फ झूठ बोलने आया हूं? अनिका ने कांपती आवाज में कहा। विक्रांत, सच बताओ, उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? विक्रांत ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। रात के अंधेरे में विक्रांत, अनिका, करण, राहुल और रोहन पुलिस के साथ मनाली के पास एक घने जंगल में पहुंचे। विक्रांत ने एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर इशारा किया। सच यहां दफन है? सबने धीरे धीरे झोपड़ी में कदम रखा। अंदर धूल जमी थी, पुरानी लकड़ियां चरमराने लगीं। विक्रांत ने फर्श का एक टुकड़ा हटाया और एक पुरानी संदूक निकाली। यही रही वो डायरी। अनिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डायरी खोलते ही उसका दिमाग झंझना उठा। पहले ही पन्ने पर लिखा था, सच जानने के लिए तैयार हो? अनिका ने पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। 6 साल पहले की रात, जब अनिका को बेहोश किया गया, तब उसे ब्लू मून रिसॉर्ट से इस जंगल में लाया गया। उसे एक खतरनाक सच पता चला था। उसके जुड़वा बच्चों में से एक को जबरदस्ती छीन लिया गया था, और जिसने ये किया वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत का अपना परिवार था। अनिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे बच्चे को क्यों छीना गया? विक्रांत ने सिर झुका लिया। क्योंकि मेरे परिवार को पता चला था कि तुम्हारे जुड़वा बच्चों में से एक के पास एक अनोखी विरासत है, एक ऐसा राज जो अगर दुनिया को पता चलता तो कई बड़े लोग बर्बाद हो जाते। करण ने गुस्से से कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे परिवार ने अनिका के बच्चे का अपहरण किया? विक्रांत ने धीरे से कहा, हाँ, और मैं इसे रोक नहीं सका। अनिका ने विक्रांत के चेहरे पर गहरी नजर डाली। अगर तुम इसे रोक नहीं सके तो अब क्यों मेरी मदद कर रहे हो? विक्रांत की आंखों में पश्चाताप था। क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया अनिका। जब मैंने देखा कि मेरा ही परिवार कितना क्रूर हो सकता है, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हो गया। और अब मैं तुम्हारे दूसरे बच्चे को वापस लाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। राहुल ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि वो बच्चा अभी कहां है। विक्रांत ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और कहा, तुम्हारा बेटा इसी शहर में है अनिका। अनिका के हाथ कांप गए। मेरा बेटा जिंदा है? विक्रांत ने सिर हिलाया। हाँ, और वो शायद तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं। अनिका की आंखों में आंसू छलक आए। मेरा बेटा जिंदा है? विक्रांत ने सिर हिलाया। हाँ अनिका, तुम्हारा बेटा मनाली में ही है, तुम्हारे बहुत करीब, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं। करण, राहुल और रोहन भी सन्न रह गए। राहुल ने गहरी आवाज में पूछा, अगर तुम्हें पहले से पता था तो अब तक बताया क्यों नहीं? विक्रांत ने भारी सांस ली। क्योंकि मैं खुद यकीन नहीं कर पाया था कि वो बच्चा बच पाया होगा, लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे एक सुराग मिला और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। अनिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। बताओ विक्रांत, मेरा बेटा कहाँ है? विक्रांत ने एक फोटो निकाली और उसकी ओर बढ़ाई।
अनिका ने फोटो देखते ही अपनी सांसें रोक लीं। ये तो आकाश है। आकाश, वही लड़का जिसने कुछ दिन पहले अनाथालय में अनिका की बेटी परी की जान बचाई थी, जिसके साथ परी का गहरा रिश्ता बन गया था, जिसकी मुस्कान में एक अजीब सा अपनापन था। अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? करण ने चौंक कर कहा। आकाश, वो अनाथालय वाला लड़का? विक्रांत ने सिर हिलाया। हाँ, 6 साल पहले जब तुम्हें बेहोश किया गया था तो तुम्हारे जुड़वां बच्चों को अलग कर दिया गया। परी तुम्हारे पास रही, लेकिन तुम्हारा बेटा गायब कर दिया गया। अनिका का दिमाग सुन्न पड़ गया। लेकिन वो अनाथालय में कैसे पहुंचा? विक्रांत ने गहरी सांस ली। इसका जवाब हमें आकाश से ही मिलेगा। हमें तुरंत अनाथालय जाना होगा। रात के अंधेरे में अनिका, करण, राहुल, रोहन और विक्रांत तेजी से अनाथालय पहुंचे। लेकिन वहां का नजारा देख सबके होश उड़ गए। अनाथालय का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। मैट्रन बेहोश पड़ी थी। करण और राहुल ने दौड़कर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। मैट्रन की आंखें खुलीं और उन्होंने कांपते हुए कहा, आकाश, उसे उठा ले गए। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? राहुल ने जल्दी से पूछा। कौन कौन ले गया उसे? मैट्रन ने कंपाते होंठों से कहा, ब्लैक मास्क वाले लोग। उन्होंने कहा कि अब आकाश कभी वापस नहीं आएगा। तभी अनिका के फोन की घंटी बजी। अज्ञात नंबर। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। अगर तुम्हें अपना बेटा जिंदा चाहिए तो चुपचाप सुनो। अनिका की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। कौन हो तुम? मेरे बेटे को कहां ले गए? दूसरी तरफ से ठंडी हंसी आई। तुम्हारा बेटा अब हमारी कस्टडी में है, और अगर तुमने पुलिस या किसी और को बताया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अनिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत थी। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। आवाज ने धीमे से कहा। डायरी लेकर पुराने किले में आओ, अकेले। फोन कट गया। राहुल ने तुरंत कहा, यह जाल है अनिका, तुम अकेली नहीं जा सकती। करण ने भी सिर हिलाया। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हमें एक प्लान बनाना होगा। लेकिन अनिका ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मेरे बेटे को बचाने के लिए मुझे अकेले जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। विक्रांत ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है अनिका, ये हम सब की है। करण ने एक नक्शा फैलाया। पुराना किला शहर से कुछ दूर पहाड़ियों में है। वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन हमें कोई तरीका निकालना होगा कि हम अनिका को बिना किसी खतरे के अंदर भेज सकें। राहुल ने सोचा और फिर बोला, अगर हम नकाबपोश बनकर उनके बीच घुस जाए तो? करण की आंखों में चमक आ गई। तब हम उन्हें चौंका सकते हैं और आकाश को बचा सकते हैं। अनिका ने गहरी सांस ली। तब देर किस बात की? चलो, मेरे बेटे को वापस लाते हैं। पुराना किला अंधेरे में डूबा हुआ, रहस्यमय और भयावह लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनिका, करण, राहुल, रोहन और विक्रांत किले के बाहर खड़े थे। हम अंदर कैसे जाएंगे? करण ने पूछा। विक्रांत ने नक्शा फैलाया और धीमे से कहा, किले में घुसने का एक गुप्त रास्ता है जो पिछले हिस्से से जाता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि ये लोग हर तरफ नजर रखे हुए होंगे। राहुल ने अपने बैग से नकाब और काले कपड़े निकाले। अगर हम उनके जैसे दिखें तो आसानी से अंदर जा सकते हैं। अनिका ने गहरी सांस ली। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। सबने नकाब पहने और किले के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। अंदर घुसते ही माहौल और भी डरावना लगने लगा। चारों तरफ मशालों की हल्की रोशनी थी और बीच में एक बड़ा हॉल था जहां कई नकाबपोश लोग इकट्ठा थे। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बना था और उसके ऊपर रस्सियों से बंधा एक बच्चा खड़ा था। आकाश! अनिका का दिल दहल उठा। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। तभी एक नकाबपोश आदमी आगे आया और बोला, हमें पता था कि तुम आओगी अनिका। अनिका के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम कौन हो?
आदमी ने नकाब हटाया और उसके चेहरे को देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित? रोहित, अनिका का बचपन का दोस्त, जिसने हमेशा उसके परिवार की तरह उसका साथ दिया था, लेकिन अब वो एक दुश्मन के रूप में खड़ा था। तुम? लेकिन क्यों? अनिका ने कांपते हुए पूछा। रोहित हंसा। क्योंकि मुझे वही चाहिए जो तुम्हारे पास है, वो डायरी। करण ने तुरंत कहा। डायरी में ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए? रोहित की आंखों में एक अजीब चमक थी। उस डायरी में वो राज छिपा है जो पूरे शहर की तकदीर बदल सकता है, और अनिका के जुड़वा बच्चों का इससे गहरा रिश्ता है। अनिका के होश उड़ गए। मेरे बच्चे? क्या मतलब? रोहित ने इशारा किया और एक और आदमी मंच पर आया। उसके हाथ में एक और फोटो थी। फोटो में आकाश और परी की तस्वीरें थीं, लेकिन उनके पीछे एक अजीब चिन्ह बना हुआ था। रोहित ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे बच्चों का जन्म साधारण नहीं था अनिका। उनके खून में कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है और जिसके लिए लोग जान तक दे सकते हैं। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सुने और क्या माने। करण, राहुल और विक्रांत भी हैरान थे। तभी रोहित ने चिल्लाकर कहा, डायरी मुझे दो, वरना आकाश को मार दूंगा। अनिका के हाथ कांप गए। क्या वो डायरी देकर अपने बेटे की जान बचाएगी या कोई और रास्ता निकलेगा? अगले भाग में डायरी का रहस्य क्या है? आकाश और परी की असली पहचान क्या है? क्या अनिका अपने बेटे को बचा पाएगी? अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगले भाग में होगा सबसे बड़ा खुलासा।